Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good. Today, Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ अर्ली मॉडर्न फिलोसफी। हिस्ट्री ऑफ अर्ली मॉडर्न फिलोसफी पे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। इससे पहले हमने प्री सोक्रेटिक फिलोसफी पढ़ा था और अब हम अर्ली मॉडर्न फिलोसफी पढ़ रहे हैं। अब हम इन दोनों के दरमियान फर्क क्लियर करेंगे कि जो हमने प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स पढ़े थे उनके क्या थॉट्स थे, ठीक है, वो किस तरह से सोचते थे। लेकिन प्री सोक्रेटिक फिलोसफी ऐसी फिलोसफी है या वो पहले ऐसे फिलोसफर हैं जिन्होंने एटलीस्ट कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया कि दुनिया की या वर्ल्ड फॉर्मेशन कैसे हुई। इसके बाद सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल आए जिन्होंने मजीद इनोवेशन की, जिन्होंने हमारे रीजन को सामने रखा कि हम अक्ल की बुनियाद पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, गलत और सही के दरमियान फर्क बता सकते हैं। इसके बाद अर्ली मॉडर्न फिलोसफर्स जो आए उन्होंने सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल की जो थॉट्स हैं उनसे एडॉप्ट किए उनके थॉट्स और कुछ अपने थॉट्स के साथ उन्होंने उनको मर्ज किया। देन उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए, ठीक है। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो आज मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। तो मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन करती हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। And the file is Early Modern Philosophy, an overview. हमारा सब्जेक्ट जो कि फंडामेंटल्स ऑफ फिलोसफी है, फाइनल टर्म में हमने इसको जितने हमारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं उसमें हमारा लास्ट टॉपिक है अर्ली मॉडर्न फिलोसफी एंड ओवरव्यू, ठीक है। बेसिकली अर्ली मॉडर्न फिलोसफी क्या है? अर्ली मॉडर्न फिलोसफी में हम पढ़ेंगे कि 17th सेंचुरी में एज ऑफ रीजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर 18th सेंचुरी में एज ऑफ इनलाइटनमेंट स्टार्ट हुआ। एज ऑफ रीजन मीन ये लोग जो थे रीजन को बहुत ज्यादा कंसीडर करते थे। एज ऑफ इनलाइटनमेंट मतलब रोशनियों का दौर शुरू हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस में तरक्की आई, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और लिबरलिज्म में तरक्की आई। लिबरल जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि वी आर फ्री, हम अपने थॉट्स में बिल्कुल फ्री हैं, वी हैव फ्री विल। ये है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, इसको हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। फिर इसमें इस पीरियड में हम देखेंगे कि दो ओपोजिट जो डॉक्ट्राइन्स हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात। अब वो मुख्तलिफ नजरियात कौन से हैं? एक है रैशनलिज्म का नजरिया, दूसरा है एम्पीरिसिज्म का नजरिया, ठीक है। ये भी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। इसमें ये दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। रैशनलिस्ट कहते हैं द बिलीफ दैट ऑल नॉलेज अराइजेस फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एंड डिडक्टिव रीजन। जितना भी नॉलेज है वो अकल से आता है हमारे पास, उसका जो सोर्स है वो है रीजन। लेकिन जो एम्पीरिसिस्ट है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऑल नॉलेज इज सेंस एक्सपीरियंस। जितना भी नॉलेज है ये सेंस एक्सपीरियंस से आता है हमारे पास। सबसे पहला जो फिलोसफर था अर्ली मॉडर्न फिलोसफर 17th सेंचुरी का, जो ये इसके साथ हम लिख देते हैं आपको क्लियर हो जाए, ये है 17th सेंचुरी का फिलोसफर
रेने डेकार्ड इसका नाम है, ठीक है। स्पेलिंग इसके डिस्कार्ड्स, लेकिन हमने इसको डिस्कार्ड्स नहीं पढ़ना, हमने इसको डेकार्ड पढ़ना है। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, एज ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था। उसकी जो मूवमेंट थी उसको वो रैशनलिज्म कहता था, ठीक है। क्योंकि रैशनलिज्म क्यों कहता था ये हम आगे देखते हैं। हिज मेथड नोन एज मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म। उसको स्केप्टिस्ट क्यों कहा गया? स्केप्टिस्ट इसलिए कहा गया उसे कि वो एक स्केप्टिक था, क्योंकि उसने कहा ओनली रीजन इज देयर आर नो एक्सपीरियंस नो सेंसेस एट ऑल, ठीक है। अच्छा, और दूसरी उसमें चीज थी कि वो हर चीज पर डाउट करता था। एक दफा उसने हर चीज पर डाउट किया, इवन वो कहता था सेंसेस भी जो है वो अनरिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसने फिर अपनी बॉडी पे डाउट किया, इवन हिज ऑन बॉडी, जिसको वो कंसीडर कर रहा था कि ये भी एक इल्यूजन है। फिर वो एक एक इंड्यूबिटेबल प्रिंसिपल जो उसका है, जिसको वो कहता है, एक उसका थॉट है जिसको उसने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम पे पहुंचा। वो कैसे पहुंचा? जब उसने खुद पे, वो इर्द गिर्द की सारी चीजों पे डाउट करना शुरू हो गया। जब उसने खुद पे डाउट किया तो एक चीज थी जो उसके डाउट करने पे डाउट कर रही थी, और वो क्या चीज थी? हिज आई। आई मतलब हिज माइंड। आई का मतलब है माइंड। तो उसने कहा कि कोई चीज है जो मेरे डाउट करने पे डाउट कर रही है, विच इज दैट इज माइंड। उसने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर उसके पास माइंड ना होता, अगर उसके पास माइंड ना होता तो उसके पास थॉट भी ना होते। देर आर नो थॉट्स विदाउट अ थिंकर, ये डेकार्ड ने कहा। फिर उसने खुदा के बारे में बात की है। उसने कहा कि हमारा जो परसेप्शन है इस दुनिया के बारे में वो खुदा की तरफ से आया है, ठीक है। इस दुनिया को खुदा ने पैदा किया है। उसने कहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक तरह की मशीन है, ठीक है। और वो मशीन, जैसा कि एक मशीन हमारे ताबे होती है, हम जैसे उसे चला रहे होते हैं वो वैसे चल रही होती है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है जो मैकेनिकल लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत चल रही है। और ये लॉज किसने बनाए हैं या किसके जनरेट करता है? ये लॉज खुदा के जनरेट करता है, गॉड के। फिर उसने कहा है कि हमारी जो बॉडी है वो बाहर के जितने भी इवेंट्स हैं उनसे इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। द आइडिया नोन एज डुअलिज्म। अब ये जो इफेक्ट होती है बॉडी हमारे माइंड के साथ, उसने कहा था कि हमारा माइंड जो है हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इस व्यू को उसने कहा डुअलिज्म, मतलब दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, माइंड एंड बॉडी। कार्टेशियन का मतलब है कार्तेजी। कार्तेजी ये चूंकि एक मैथमेटिशियन था, और जो मैथमेटिशियन होते हैं उसे कार्तेजी कहते हैं, और इंग्लिश में कार्टेशियन कहा जाता है उन्हें। इसलिए रेने डेकार्ड की जो ये फिलॉसफी थी उसका नाम कार्टेशियन डुअलिज्म, मतलब डुआ का मतलब होता है दो चीजें, और उसके नजदीक दो चीजें कौन सी थी? एक था माइंड और एक थी बॉडी। उसने कहा ये जो माइंड और बॉडी है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कॉल्ड पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। ये दोनों माइंड और बॉडी दोनों वहां पर इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो दो पार्ट्स हैं इनकी बेस पे उसकी जो फिलोसफी है उसको डुअलिज्म कहा गया, ठीक है। ही वॉज अ डुअलिस्ट फिलोसफर, क्योंकि ये इन दोनों पे बिलीव करता था, माइंड और बॉडी पे। लेकिन वो कहता था माइंड एंड बॉडी बोथ आर क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है। गॉड इज क्रिएटेड बोथ द substance,
फिर उसने कहा है, उसका एक ट्रेडिशनल आइडिया था, जैसा कि हमारा आइडिया है ट्रेडिशनल खुदा के बारे में, कि जितने भी खुदा एक ऐसा ट्रू सब्सटेंस है, गॉड इज वन ट्रू सब्सटेंस फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स वाज मेड। ठीक है, जिससे हर चीज बनी है या जिसने हर चीज को बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो फिलोसफर है वो है, ये भी 17th सेंचुरी फिलोसफर है, इसका नाम है ब्रूच स्पाइनोजा। ब्रूच स्पाइनोजा सेकंड ग्रेट फिगर ऑफ द रैशनलिज्म वाज डचमैन। डचमैन था वो, ब्रूच स्पाइनोजा इसका नाम है। उसका जो दुनिया के बारे में नजरिया है वो डेकार्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, उसका एक सेल्फ कंटेन्ड, मतलब उसका अपना जाती एक मेटाफिजिकल सिस्टम था, जिसमें उसने रिजेक्ट किया डेकार्ड के डुअलिज्म को। क्यों रिजेक्ट किया? इन फेवर ऑफ अ काइंड ऑफ मोनिज्म। मोनिज्म ये चूंकि उसका अपना व्यू था। मोनिस्ट जो एक चीज पे बिलीव करते हैं, डुअलिस्ट जो दो चीजों पे बिलीव करते हैं। ठीक है, उसने कहा था माइंड एंड बॉडी, डेकार्ड ने तो कहा था माइंड और बॉडी दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उसने कहा था माइंड और बॉडी वर जस्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सिंगल अंडरलाइंग सब्सटेंस। ठीक है, सिंगल अंडरलाइंग सब्सटेंस विच इज कॉल्ड नेचर। ठीक है, उसने कहा था ये जो नेचर है यही माइंड और बॉडी की बुनियाद है, या माइंड और बॉडी की वजह जो है ये नेचर है। उसने कहा कि गॉड की, उसने गॉड की डेफिनेशन दी कि गॉड ऑफ इंफिनिटली मैनी एट्रीब्यूट्स, कि खुदा की बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, वो एक ही वक्त में ओमनीपोटेंस भी है, ओमनीसिएंट भी है, ओमनीप्रेजेंट भी है। ही इज चेंजलेस, ही इज एटर्नल, ही इज अनलिमिटेड, ही इज टाइमलेस। ठीक है, वो स्पेस और टाइम में लामहदूद है। ठीक है, उसकी उसकी मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी चीज के साथ। जब वो खुदा को इन सारी चीजों के साथ रिलेट कर देता है, इन सारी एट्रीब्यूट्स के साथ, देन उसका व्यू जो बन जाता है वो पैंथीस्ट व्यू बनता है, उसका पैंथीज्म कहलाता है। लेकिन स्पाइनोजा जो था वो एक डिटर्मिनिस्ट था। डिटर्मिनिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो कहते हैं कि देयर आर नो फ्री विल, देयर इज नो फ्री विल, हु बिलीव्ड दैट देयर इज नो रूम फॉर फ्री विल। उसने कहा कि फ्री विल की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। और उसने कहा मॉरल रिलेटिविस्ट जो हैं उनका व्यू उसने अडॉप्ट किया कि नथिंग कैन बी इटसेल्फ इधर गुड और बैड, कि बजाते खुद कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। ये ये हम पे होता है कि हम उसे किस तरह से परसीव करते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो उसे कैसे परसीव करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। हो सकता है हमारे नजदीक जो चीज अच्छी होती है वो किसी दूसरे पर्सन के नजदीक बुरी हो। ठीक है, इस तरह गुड और बैड का जो नजरिया है वो हर किसी के नजदीक डिफरेंट है। फिर है गॉड गॉडफ्राइड लेबनीज, ये भी 17th सेंचुरी लेबनीज फिलोसफर था। तीसरा ये जो ग्रेट फिलोसफर था, जर्मन फिलोसफर था, ये भी 17th सेंचुरी फिलोसफर था, रैशनलिस्ट था। इसका नाम था गॉडफ्राइड लेबनीज। इसने रेने डेकार्ट और स्पाइनोजा के जो ड्रॉबैक्स थे या जो इनकंसिस्टेंसीज थी उन पे ओवरकम किया, उनको नोट डाउन किया। ठीक है, और उसने एक अपनी मखसूस किस्म की मेटाफिजिकल थ्योरी दी मोनार्ड्स की। मोनार्ड्स बेसिकली क्या है? सब्सटेंस का दूसरा नाम मोनार्ड उसने रखा। ठीक है, अब ये जो उसने सब्सटेंस को मोनार्ड का नाम दिया, डेकार्ड ने सब्सटेंस को माइंड एंड मैटर का नाम दिया।
ठीक है, माइंड एंड बॉडी का नाम दिया, और स्पाइनोजा ने भी सब्सटेंस को नेचर का नाम दिया। ठीक है, ये माइंड और बॉडी। सॉरी, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। उसने कहा ये जो मोनाड है ये किसके हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं, ये किस किताबें हैं, ये हैं खुदा किताबें। ठीक है, और ये ऑपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्री एस्टेब्लिश्ड डिवाइन हार्मनी। ठीक है, और खुदा ने इनके दरमियान जो सब्सटेंस के दरमियान खुदा ने जो हार्मनी रख दी है ये उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब ये मोनाड, ये सब्सटेंस कौन कौन से हैं? इसमें क्वीन मोनाड भी आ जाते हैं, सुप्रीम मोनाड भी आ जाते हैं, स्पिरिट मोनाड भी आ जाते हैं। जो सुप्रीम मोनाड है वो गॉड है, जो क्वीन मोनाड है वो हम ह्यूमन बीइंग हैं, या और जो स्पिरिट मोनाड है वो दूसरे ऑर्डिनरी बीइंग्स जो है लाइक प्लांट, एनिमल्स, ये स्पिरिट मोनाड होते हैं। लेबनीज ने कहा कि ये जो रियल वर्ड है, ये जो हमारी दुनिया है, ये कंपोज्ड है, बनी है एक एटर्नल, हमेशा से रहने वाले, अब ये एट्रीब्यूट्स हैं, एटर्नल, नॉन मटेरियल, ऐसी चीज जो मटेरियल नहीं है और जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो अपने वजूद के लिए किसी और पर इन्हसार नहीं करती। इसको उसने कहा मोनार्ड्स। अब ये मोनार्ड यहाँ पर गॉड की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, ये मोनार्ड्स गॉड की तरफ इशारा कर रहा है जिससे हर चीज बनी है। ठीक है, एंड द मटेरियल वर्ल्ड दैट वी सी एंड टच इज एक्चुअली जस्ट फिनोमिना। जो हम मटेरियल वर्ल्ड है जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ये जस्ट एक फिनोमिना है, ये एक मंजर है, ये एक अपीयरेंस है। ठीक है, जो रियलिटी नहीं है। द अपेरेंट हार्मनी प्रिवेलिंग अमंग मोनार्ड्स अराइज बिकॉज ऑफ द विल ऑफ गॉड। अब वो कहता है, इसने पहले एक प्री एस्टेब्लिश्ड डिवाइन हार्मनी की बात की है, यहाँ पे फिर वो कहता है कि यहाँ पर हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो उस मोनार्ड की वजह से है, या हम खुदा की विल के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो मोनार्ड खुदा है। ठीक है, सुप्रीम मोनार्ड इज गॉड। वैसे उसने कई सारे मोनार्ड्स के बारे में बात की है, जैसे मैंने आपको बताया, सुप्रीम मोनार्ड, क्वीन मोनार्ड, स्पिरिट मोनार्ड। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ एक मोनार्ड ऐसा है जिसके तहत ये बाकी सारे मोनार्ड्स काम कर रहे हैं, ये सारे सब्सटेंस काम कर रहे हैं, और वो है हमारा सुप्रीम मोनार्ड जो है गॉड, who arranges everything in the world in a deterministic manner। ठीक है, जिसने हर चीज को एक डिटर्मिनिस्टिक मैनर में रखा, मतलब हर किसी को इतनी आजादी नहीं दी कि वो अपनी मर्जी से सारा काम करें, बल्कि वो सारा कुछ जो चल रहा है इस कायनात में वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चल। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये भी 17th सेंचुरी फ्रेंच रैशनलिस्ट है जिसका नाम है निकोलस मेल ब्रांच। ये फॉलोअर था डेकार्ड का, जिस वो ये कहता था कि ह्यूमन अटेन नॉलेज थ्रू आइडियाज, कि इंसान जो है वो आइडियाज के जरिए नॉलेज अटेन करते हैं, या इमटेरियल उसके जहन में जो एक इमटेरियल रिप्रेजेंटेशन चल रही होती है उसके जरिए नॉलेज हासिल करते हैं, मतलब आइडियाज के जरिए। मेल ब्रांच ये कहता था, उसने समहाउ सेंट थॉमस एगस्टाइन, ये मेडिवल फिलोसफर था, इसको भी उसने फॉलो किया, क्योंकि अगस्टाइन का भी ये ख्याल था कि तमाम जो आइडियाज हैं वो खुदा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जो निकोलस मेल ब्रांच है वो भी यही कहते हैं, ऑल आइडियाज एक्चुअली एग्जिस्ट ओनली इन गॉड। तमाम आइडियाज खुदा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और खुदा ही जो है वो एक एक्टिव पावर है। ठीक है, उसके पास हर चीज का इख्तियार है। इसीलिए वो बिलीव करता था कि व्हाट अपीयर्स टू बी इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। अब इंटरेक्शन का किसने कहा था? डेकार्ड ने कहा था इंटरेक्शन का। उसने कहा कि माइंड और बॉडी के दरमियान भी जो इंटरेक्शन होता है वो कास्ड बाय गॉड, वो खुदा की वजह से होता है। और मेल ब्रांच ने ये जो खुदा की वजह से इंटरेक्शन का आइडिया दिया था, माइंड और बॉडी के दरमियान खुदा की वजह से जो इंटरेक्शन होती है,
उसके इस नजरिए, डेकार्ट के नजरिए को डुअलिज्म कहा गया, इसके नजरिए को ओकाइनलिज्म कहा गया। ठीक है, इसने ओकाइनलिज्म का नजरिया दिया, डेकार्ट ने डुअलिज्म का। नेक्स्ट हमारे पास अब स्टार्ट हो गया है एम्पिरिसिस्ट या एज ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है ऑल नॉलेज, सॉरी यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इसका मतलब होता है ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल जितने भी कॉन्टिनेंटल यूरोपियन रैशनलिस्ट थे या रैशनलिज्म मूवमेंट थी, उसके ओपोजिट ये व्यू था, ये मूवमेंट थी जिसको कहा गया ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। वो यूरोपियन रैशनलिज्म का व्यू था या मूवमेंट थी, ये ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म की मूवमेंट थी। ठीक है, इसमें तीन मेन प्रोपोनेंट्स थे। तीन मेन प्रोपोनेंट्स थे, कौन से थे? द फर्स्ट ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट वाज जॉन लॉक। John Locke, he argued that all of our ideas, whether simple or complex, हमारे जितने भी ideas हैं, चाहे वो simple हैं, चाहे complex हैं, वो कहाँ से आते हैं? Derived from experience. ठीक है, all our ideas, whether simple or complex, are ultimately derived from experience, so that the knowledge of which we are capable is therefore severely limited both in its scope and in its certainty. ठीक है, इसलिए जो हमारा जो नॉलेज है वो भी सिर्फ एक्सपीरियंस तक ही महदूद है। और उसने कहा हमारे जो नॉलेज है उसमें प्राइमरी क्वालिटीज भी हैं और कुछ सेकेंडरी क्वालिटीज भी हैं। प्राइमरी क्वालिटीज क्या है चीजों की? मतलब हम दूर से देखते हैं चीजों का साइज क्या है, ठीक है, नजदीक जाके हम उसको टच करके जब देखते हैं तो उसकी हार्डनेस हमें पता चलती है। ये जो हार्डनेस या सॉफ्टनेस है ये प्राइमरी क्वालिटी है। ठीक है, अब हमने एक एप्पल को टच किया, वो हार्ड है बेसिकली। ठीक है, तो ये उसकी प्राइमरी क्वालिटी है। फिर हमने उसको टेस्ट किया, अगर हमें वो सॉर लगता है या हमें वो स्वीट लगता है या उसका जो भी टेस्ट है, ये उसकी सेकेंडरी क्वालिटी है। अच्छा, एविसीना अबुसीना की तरह लॉक भी बिलीव करता था कि जो माइंड है वो टेब्यूलर रासा है या ब्लैंक स्लेट है। टेब्यूलर रासा या टेब्यूलर रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। ठीक है, वो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास कोई भी इनेट आइडिया नहीं होता। इनेट आइडिया मतलब जो पहले से आइडियाज मौजूद होते हैं। रेने डेकार्ट कहता था कि आइडियाज आर इनेट और बाय बर्थ, या नॉलेज इज इनेट और बाय बर्थ। लेकिन लॉक कहता है कि माइंड इज ट्यूब्यूला रासा और ब्लैंक स्लेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होता है, अपने इन्वायरमेंट से चीजें अडॉप्ट करना शुरू होता है, फिर वो लर्निंग करता है, देन उसमें नॉलेज आता है। लेकिन रेने डेकार्ट कहता है कि उसके पास पहले से ही कुछ नॉलेज मौजूद होता है जो टाइम टू टाइम पॉलिश होता है और उसे अवेयरनेस होती है चीजों की। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो उसे नेचर ऑफ एथिक्स की तरफ से मिले हैं या नेचर ऑफ एथिक्स में जो इनहेरेंट है। इसके बाद हमारा अगला जो एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर है, ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर, वो है बाइशॉप जॉर्ज बर्कले। उसका जो एम्पिरिसिज्म था वो बहुत ज्यादा एडवांस था, उसमें आइडियलिज्म का भी ट्विस्ट था। ठीक है, वो जुड़ा हुआ था आइडियलिज्म के साथ भी। उसने बहुत सॉलिड लेकिन रैशनल आर्ग्यूमेंट्स यूज किए। उसका जो सिस्टम है या उसने जो सिस्टम डेवलप किया वो कहलाया इमेटीरियलिज्म और समटाइम्स सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इमेटीरियलिज्म का मतलब होता है गैर मादियत। ठीक है, मतलब वो गैर मादी चीजों पर यकीन करता था। वो कहता था कि जो रियलिटी है, रियलिटी कंसिस्ट होली मुकम्मल तौर पर ऑफ माइंड्स एंड देयर आइडियाज, जहन और उसमें मौजूद आइडियाज पर रियलिटी मुश्तमिल है।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, उसने कहा कि जो रियलिटी है वो कंसिस्ट हो लिया मुकम्मल तौर पर माइंड और उसमें मौजूद आइडियाज पर मुश्तमिल होती है, और इंडिविजुअल्स इंसान जो है वो सिर्फ डायरेक्टली नॉन दीज आइडियाज और परसेप्शंस थ्रू एक्सपीरियंस। एक तरफ वो कह रहे हैं कि रियलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर माइंड और उसमें मौजूद आइडियाज पर मुश्तमिल होते हैं, और जो इंसान है वो इस रियलिटी को या इस आइडियाज या परसेप्शन को कैसे हासिल कर सकते हैं? डायरेक्ट थ्रू एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर उसका आइडियलिज्म और एम्पिरिसिस दोनों का व्यू जो है वो पूरा होता है, ठीक है। Thus, according to Berkeley's theory, an object only really exists if someone is there to see or sense it. अब ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एन ऑब्जेक्ट ओनली रियली एग्जिस्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त हकीकत में एग्जिस्ट करता है जब कोई उसे देखने या महसूस करने वाला हो। मतलब टू बी इज टू बी परसीव्ड, परसीव करने के लिए होना जरूरी है। अगरचे ही एडेड द इन्फिनिट माइंड ऑफ गॉड परसीव्स एवरीथिंग, उसने कहा है गॉड चूंकि इन्फिनिट माइंड है, लामहदूद हद तक है, उसका कोई नेबुल बदल नहीं है। इन्फिनिट माइंड ऑफ गॉड परसीव्स एवरीथिंग एट ऑल द टाइम। अब यहाँ पर उसने पहले जो बात की है कि कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त एग्जिस्ट करता है अगर उसे कोई देखने या महसूस करने वाला हो, तो हम खुद की जब खुद पे लाएं ये बात, सम टाइम हो सकता है हम अपनी आईज शट कर लें तो इसका मतलब है वो चीज गायब हो जाएगी, ठीक है। बर्कले ने यही कहा है कि इफ वी shut our eyes the object will disappear, but if we reopen our eyes then जो ऑब्जेक्ट होगा वो फिर वापस आ जाएगा। तो ये एक अजीब सा थोड़ा सा लगता है। तो उसने कहा, फिर उसे किसी ने पूछा कि इसका मतलब है वो चीज वो वापस कैसे आ सकती है, वो तो हमेशा के लिए खत्म हो गई, फिर वो वापस कैसे आई? उसने कहा वो हमेशा के लिए खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि एक इन्फिनिट माइंड, वो इन्फिनिट माइंड किसका था? गॉड का, जो हर चीज को हर वक्त परसीव किए हुए, ठीक है। चूंकि गॉड मौजूद है चीजों को परसीव करने के लिए, इसलिए वो चीज का वजूद कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो अपने वजूद को बरकरार रखे हुए ही है। ये हो गया बाइशॉप चर्च के। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है डेविड ह्यूम। ये 18th सेंचुरी का ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट था। थर्ड एंड द लास्ट philosopher of empiricist was David Hume. He believed strongly that human experience is close to truth. जो इंसान का एक्सपीरियंस है वो ट्रुथ के या हकायक के बहुत नजदीक है, एंड दैट एक्सपीरियंस, और यही एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, एंड दैट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन मस्ट बी फाउंडेशंस ऑफ एनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की जो बुनियाद है वो यही एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ही है। डेविड ह्यूम चूंकि एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर था, और उसकी जो आइडियाज थे या उसकी जो थ्योरीज थी वो रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट दैट, इस कॉन्सेप्ट के दरमियान घूमती रहती थी, इर्द गिर्द घूमती रहती थी, दैट एक्सपीरियंस इज द की, एक्सपीरियंस एक की है, ठीक है, टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी नो एंड हाउ वी कम टू नो इट, कि हम चीजों को कैसे जानते हैं और क्या जानते हैं, और जो चीजें हमारे पास आती हैं वो किस तरह से आती हैं। द कंटेंट्स ऑफ माइंड, उसने कहा कि माइंड के जो कंटेंट्स हैं वो दो हैं, आइडियाज एंड इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में हमारे सेंसेशन एंड फीलिंग्स आ जाती हैं, आइडियाज में हमारे कॉन्सेप्ट, बिलीफ, मेमोरीज, मेंटल इमेजेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है।
उसने कहा था जो आइडियाज हैं ये आर फेंट एंड अनक्लियर, ठीक है। इम्प्रेशन आर स्ट्रॉन्ग एंड विविड, आइडियाज आर ड्राइव्ड फ्रॉम इम्प्रेशन, और उसने कहा है कि ऑल आइडियाज आर कॉपीज ऑफ इम्प्रेशन, ठीक है। उसने कहा आइडियाज जो हैं वो फेंट हैं, ब्लर हैं, अनक्लियर हैं, लेकिन इम्प्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और क्लियर है। जो आइडियाज हैं वो इम्प्रेशन से आते हैं और आइडियाज जो है वो इम्प्रेशन की कॉपीज हैं। उसने ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन एथीस्ट, उसने अपने आप को कभी भी एथीस्ट डिक्लेयर नहीं किया। एथीस्ट मतलब जो खुदा पे बिलीव नहीं करते, ठीक है, जो खुदा के मुनकिर होते हैं। वो खुदा का मुनकिर था क्योंकि वो एक एम्पीरिसिस्ट था। उसने कहा कि हमने तो एम्पीरिसिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि चीजें मटेरियली वजूद रखती हों, ठीक है, जिन चीजों को हम देख सकें, महसूस कर सकें, छू सकें, ठीक है। तो उसने कहा है कि गॉड जो है उसका जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ अ गॉड इज इफेक्टिवली नॉन सेंसिकल, उसको हम सेंस नहीं कर सकते। उसने कहा देयर इज नो वे ऑफ अराइविंग एट द आइडिया थ्रू सेंसरी डाटा, हमें उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई सेंसरी डाटा नहीं है। इसके अलावा उसने और भी बहुत से assumptions थे रिलीजन के जिस पर उसने अटैक किया, ठीक है। ही अटैक मेनी ऑफ द बेसिक assumption ऑफ रिलीजन, ये एक बुनियादी मफरूजा था रिलीजन का assumption, ये एक बुनियादी assumption थी रिलीजन की कि वो गॉड पे बिलीव नहीं कर, ठीक है। तो ये हमारे रैशनलिस्ट और एम्पीरिसिस्ट थे जो अर्ली मॉडर्न फिलोसफर थे जिनका मैंने आपको क्लियर किया है। तो ये लेक्चर ज़रूरी था आपके लिए ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, इनके थॉट्स क्लियर हो जाए। अब आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स थे उनके जो व्यूज़ थे वो किस तरह और कहाँ तक महदूद थे और इनके व्यूज़ कितने एडवांस थे और कहाँ तक महदूद थे, ठीक है। थैंक यू एंड wait for the next lecture. Allah Hafiz.